सभी बच्चों को नमस्कार। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे हम। मेरा नाम है संजीव सिंह और चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज साउथ एशिया? मतलब जो साउथ एशिया का रीजन है, कौन से ऐसी कंट्री है जिनको मिला के साउथ एशिया बनती है। तो एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज: इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हैं 8 कंट्रीज़ जिनको मिलाकर साउथ एशिया बनती है। अब साउथ एशिया आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑल्दो चाइना जो है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी पॉलिटिक्स में चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब साउथ एशिया के हमें कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करनी है, कैसे वहाँ पे कैसे टाइप के रूल्स थे, कैसे क्या मिलिट्री रूल्स कब था, कब डेमोक्रेसी थी, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, फिर श्रीलंका और नेपाल के बारे में। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत आज़ाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को। उसी टाइम पे भारत को आज़ादी के साथ साथ एक नई चीज़ मिली, एक और चीज़ मिली जिसका नाम है पार्टीशन। पार्टीशन में पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गई और पाकिस्तान के अंदर स्टार्टिंग से ही जब पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था तो जनरल अयूब खान पावर में आए। और जनरल अयूब खान कौन थे? मिलिट्री रूलर थे। देखिए, जो यहाँ पे मिलिट्री रूलर से उनके आगे मैंने एम लिखा हुआ है, एम स्टैंड्स फॉर मिलिट्री रूल। तो जनरल अयूब खान का राइन जो था वो मिलिट्री रूल का राइन था। अब कुछ टाइम बाद लोग जो है डिससेटिस्फाइड थे बहुत ज़्यादा, और उस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद जो है जनरल याया खान आते हैं। जनरल याया खान भी एक मिलिट्री जनरल थे और ये भी, इनका जो राइन है ये भी मिलिट्री रूल के अंदर ही आता है। तो जनरल याया खान के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी है। कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं? पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। पाकिस्तान से आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना था उस टाइम पे पाकिस्तान को 2 टेरिटरी दी गई थी, ईस्ट टेरिटरी एंड वेस्ट। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो आज का है, जो इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब है। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था। तो ईस्ट पाकिस्तान इधर की साइड है, अपना बंगाल के साइड में है, जो भारत का पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल उसकी साइड है। तो ये क्राइसिस थी, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था वेस्ट पाकिस्तान से। ये जो क्राइसिस थी याया खान के टाइम पे हुई थी, और इसी टाइम पे याया खान के राइन के अंदर ही पाकिस्तान को एक और क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जो कि दोनों ही रिलेटेड हैं। इंडिया के साथ युद्ध में पाकिस्तान गया था और उस युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई थी, पाकिस्तान उस युद्ध को हार गया था। तो अब उसके बाद जब युद्ध पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश जो है अलग कंट्री बन गई थी, उसके बाद जनरल याया खान को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और उनके जगह पे इलेक्शंस होने स्टार्ट हुए पाकिस्तान में। पहली दफ़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो चुनाव को जीतते हैं और रूल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान के अंदर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंडर में थी, जो 1971 मतलब 1971 से 1977 तक थी। ये 1971 से 1977 तक क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रूल ये लाए थे, इलेक्शंस को ये जीते थे। कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से मिलिट्री रूल की वापसी होती है पाकिस्तान के अंदर और जनरल जियाउल हक आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है और जनरल जियाउल हक दोबारा मिलिट्री एक टेक ओवर करके और दोबारा से 1977 से 1988 के आसपास तक जो है वो रूल करते हैं। उसके बाद फिर से बहुत कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग जो है डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। उस डेमोक्रेसी की मांग के बीच में उनको जनरल जियाउल हक को गद्दी छोड़नी पड़ती है और दोबारा चुनाव होते हैं डेमोक्रेटिकली। और इस टाइम पे बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो सत्ता में आती हैं। बेनज़ीर भुट्टो कौन है? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, इनकी बेटी थी और ये दोबारा से डेमोक्रेसी लाती है देश के अंदर और 99 तक जो है डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर रहती है। उसके बाद अच्छा, इस टाइम पे 2 पार्टीज है पाकिस्तान के अंदर, जो ये 88 से लेकर और जो 90 के बीच की बात हम कर रहे हैं, 99 के बीच की 2 कंट्रीज ऐसी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग। इन दोनों के बीच में कंपटीशन था पॉलिटिकली, जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होता है बेसिकली। तो अब इसके बाद यही आप कभी नवाज शरीफ बनते थे, कभी बेनज़ीर भुट्टो बनती थी, यह ऐसा ही चल रहा था। 99 में क्या होता है, नवाज शरीफ, ये 99 में कारगिल का वॉर आपने सुना होगा, कारगिल वॉर के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ
मुशर्रफ होते हैं, जो कि एक जनरल परवेज मुशर्रफ कौन होते हैं, एक आर्मी के जनरल होते हैं। और जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, नवाज शरीफ को 2001 में हटा देते हैं अपनी पोस्ट से। नवाज शरीफ क्या होते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फिर परवेज मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते हैं, और ये फिर से मिलिट्री रूल की वहाँ पे वापसी होती है। अब रिसेंट की बात करें तो रिसेंट, अच्छा, उसके बाद फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद दोबारा से अभी भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और इमरान खान के लीडरशिप के अंदर। आपको एक बात समझनी होगी कि आज के टाइम पे भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आज भी मिलिट्री इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और जनरल बाजवा और इमरान खान की जो क्लैशेस है, इसके बारे में भी आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से एक बार मिलिट्री जो टेक ओवर है दोबारा आए, और सरकार को वहाँ हटा के दोबारा से मिलिट्री रूल वहाँ पे आ जाए। तो ये पूरी पाकिस्तान की कहानी थी। पाकिस्तान में कौन कौन से रूलर आए थे, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक थे, कब मिलिट्री थी और कब वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। तो इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों ही पहलू हैं पाकिस्तान के राजनीति के, ठीक है, या 2 कॉइन्स है, मतलब 2 फेजेस हैं एक कॉइन के। ऐसा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो आपको ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए, जनरल अयूब खान से लेकर और रिसेंटली इमरान खान के तक, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो में, मतलब अगले स्लाइड में हम बात करेंगे बांग्लादेश की कहानी के बारे में। तो आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों वहाँ पे नहीं रह पाती है, इसके कुछ कारणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी ना होने का सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री की बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंस है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है या वहाँ के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका ये सोचना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, करप्टेड हैं, वो अपने हितों के बारे में सोचती है, वो ग्रीडी हैं, और आम आदमी के बारे में वो नहीं सोचती है। और उस पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जो वहाँ के आम लोग हैं उनका भरोसा मिलिट्री पे रहता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा एक सेक्शन है पाकिस्तान के अंदर भी जो डेमोक्रेसी के लिए मांग करता है, और हमेशा से डेमोक्रेसी के लिए ही बातें करता है। तो सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री जो है एक बहुत ही बड़ा कारण है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह पाती है। और बार बार सेना के अधिकारी जो होते हैं, जनरल्स होते हैं मिलिट्री के, वो उखाड़ के फेंक देते हैं वहाँ की इलेक्टेड डेमोक्रेटिक जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है उनको। दूसरा बड़ा कारण है कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। आप सभी को पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसी टाइम पे पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी। अब 1947 के बाद भारत के साथ कई दफ़ा पाकिस्तान युद्ध में आ चुका है। 1947-48 में एक लड़ाई हुई थी, उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई थी, 1971 में एक बार लड़ाई हुई थी, फिर प्रॉक्सी वॉर 99, कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा, इन लड़ाइयों के अलावे भी बीच बीच में कई बार क्लैशेस होते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अपने मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा खर्च करती है वहाँ के गवर्नमेंट, और मिलिट्री के ऊपर ही लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है। तीसरे कारण के बारे में बात करते हैं, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल सपोर्ट की कमी है पाकिस्तान के अंदर, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूएन, और चाहे और जो बड़ी कंट्रीज़ है यूएस जैसी, और जो यूरोपियन कंट्रीज है जो पावरफुल थी, स्टार्टिंग से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया है अपने रीजन्स की वजह से, अपने फ़ायदे के लिए। वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना रहे, वहाँ पे मिलिट्री ही रूल करे, और इसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है जो भी कंट्रीज़ होती हैं, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जो लोग हैं उनके साथ ऐसे धोखा किया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। आप जानते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ द उनका रूट कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही निकलता है, और पाकिस्तान में उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस पाकिस्तान क्या खैर पूरी दुनिया के अंदर ही होती है। हालांकि इसको जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है इसको स्टार्ट करने वाला ही, इसको पैदा करने वाला ही पाकिस्तान है, और आज खुद ही वो भुगत रहा है इस रोग से। तो इसकी वजह से अच्छा, फिर एक ये भी डर है कि कहीं जो पाकिस्तान, आपको पता है कि न्यूक्लियर एक पावर है, उसके
उसके पास लगभग 150 के आसपास, 150 और 160 के आसपास जो है उसके पास न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं। तो अगर ये गलती से कहीं से भी पाकिस्तान के जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये अगर टेररिस्ट्स के हाथ में पड़ जाते हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है नहीं रह पाती है और बार बार जो है मिलिट्री उसको ओवरथ्रो कर देती है। तो आइए हम बात करते हैं अब बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की क्या कहानी है इसके विषय में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। छोटी सी कहानी देखते हैं। कहानी क्या कहती है भाई हमसे, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ साथ भारत जो है क्या हो गया, उसका पार्टीशन हो गया, 2 पार्ट्स बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। अब अगर हम पेपर पे भी बात कर रहे हैं या नॉर्मल सी भाषा में अगर हम बात करते हैं पार्टीशन के लिए, तो पार्टीशन सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी एथनिसिटी है, अब ये थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, इसलिए इसको आप भारत मान लो। ये अगर भारत है, इसका बंटवारा करना था 1947 में, तो क्या इसका एक तरीका है बंटवारे का, क्योंकि आप जानते हैं कि रिलीजन बेसिस पे इसका बंटवारा हुआ था। तो अब हिंदू और मुस्लिम जो थे, अब ऐसा तो था नहीं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है हिंदू है और दूसरे में क्या है मुसलमान है। हर जगह कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ रहा करते थे। अब चूंकि पाकिस्तान जो कंट्री बनी थी वो कंट्री बनी थी मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि मुस्लिम्स के लिए वो एक अलग कंट्री चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान को जो टेरिटरी दी गई थी वो दोनों तरफ देनी पड़ी थी हमें, क्योंकि ऐसा कुछ हिसाब बना नहीं था। एक टेरिटरी इधर थी जो वेस्ट पाकिस्तान, और एक टेरिटरी हमारी इधर दी गई थी जो जिसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो ईस्ट पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि अब इसका थोड़ा सा और अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो 1905 में क्या हुआ था। अब जो हमारा बंगाल था, बंगाल का पार्टीशन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कौन से 2 हिस्सों में बांटा गया था? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल वही है जो आज इंडिया का पार्ट है, और ईस्ट बंगाल जो था वो किसको दे दिया गया था? पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान को दे दिया गया था, क्योंकि वहां पे मुस्लिम ज्यादा थे, मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो था। तो जो ईस्ट बंगाल था वही बाद में पाकिस्तान को दिया गया, और इसी ईस्ट बंगाल के बारे में हम बात करेंगे जो ये लास्ट में जाके मतलब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो जाता है और नई कंट्री बनती है। कंट्री का नाम क्या होता है? बांग्लादेश। तो आइए बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। ये मैंने अभी बताई है, ये बात सबको पता है। द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लेटर बिकेन बांग्लादेश अनहैप्पी अबाउट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। अब अलग क्यों हुए थे? अलग होने का क्या कारण था? इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अब हुआ क्या भाई कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, सारी जो पॉलिटिकल एक पावर थी वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी सारी, और वेस्ट पाकिस्तान में जो लैंग्वेज थी ऑफिशियल डेट वाज उर्दू लैंग्वेज थी। वहाँ का कल्चर भी उर्दू कल्चर था। और जो ईस्ट पाकिस्तान चूंकि बंगाल से अलग हुआ था तो इसकी लैंग्वेज क्या थी? बंगाली थी, और इसका कल्चर भी क्या था? उर्दू से, मतलब वेस्ट पाकिस्तान से काफ़ी अलग था। चूंकि वेस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा चलती थी, ये पावर में थे, इसलिए अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करने लगे, इम्पोज कर रहे थे। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, जो बंगाली पीपल थे, उनको ऐसा लगा कि उनकी लैंग्वेज के साथ, उनके कल्चर के साथ सही काम नहीं हो रहा है और उसकी एक तरीके से इंसल्ट की जा रही है, या एक यूँ कह लें कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो एक रिसेंटमेंट था वहाँ के लोगों के बीच में, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के बीच में, जो लेटर जो है वो बाद में देखने को हमें ये मिला कि वो लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गया था। लड़ाई झगड़े का सेंस में क्या है कि एजिटेशन मूवमेंट से है। तो भाई आप कब तक दबा के रख सकते हो? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने फिर इसका विरोध करना चालू कर दिया। वहाँ के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, शेख मुजीबुर रहमान ने मूवमेंट स्टार्ट किया, इसको लीड करना शुरू किया। एक बहुत ही भारी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम क्या था? अवामी
लीग, अवामी लीग क्या था, पार्टी का नाम था। अब जो अवामी लीग थी वो चुनाव लड़ती है। अच्छा, फिर जब ये मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसे मूवमेंट वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है, अलग देश की तुम मांग कर इसका कोई फायदा नहीं है। तुम ऐसा करो कि 1970 में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लड़ो, जीतो और ईस्ट पाकिस्तान को रूल करो। अब अवामी लीग जो होती है, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी होती है, वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या करती है, चुनाव लड़ती है और जितनी सीट्स होती है ईस्ट पाकिस्तान की वो सारी जीत जाती है। अब वादे के अनुसार क्या था भाई, रूल करने देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को उठा के कहाँ पे डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो और बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होगी, लोग ज़्यादा मूवमेंट करने लग गए, लोग सड़कों पर उतर आए। और जब वो लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो क्या होता है, उसके बाद पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भेजता है, अपनी आर्मी भेजता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एट्रोसिटी की जाती है विमेन के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ ही एक तरीके से क्या की जाती है, एट्रोसिटी की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में, कई लाख लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस करके बंगाल वाले रास्ते से, असम वाले रास्ते से इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, जो भारतीय सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। फिर इंडिया बोलता है भी पाकिस्तान से कि तुम अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके क्यों वहां के लोगों को पीट रहे हो या क्यों उनके साथ एट्रोसिटी कर रहे हो। तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर ना करे इंडिया। अब इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होती है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं मानती है और पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर कर देता है, किसके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में। अब जब पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर कर देता है इंडिया के अगेंस्ट में, तब हो जाती है बहुत भारी समस्या। अब बहुत भारी समस्या होती क्या है कि ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता है यूएस और यूएस के साथ कौन आ जाता है इधर से, चाइना। अब भारत को समस्या क्या हो जाती है भाई कि पाकिस्तान से अकेले तो भारत लड़ ले, लेकिन यूएस और चाइना, यूएस उस टाइम पे बहुत एक बड़ी सुपर पावर थी, आपको पता है 1971 में, और आज भी सुपर पावर है। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और रसिया जो होती है, रसिया के साथ हम उस टाइम पे क्या करते हैं, 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं 1971 में। फिर क्या होता है, रसिया हमारी हेल्प करने के लिए इंडिया आ जाता है। और जब रसिया हेल्प करने के लिए आता है तो यूएस पीछे चला जाता है, चाइना भी क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो अब सीधी लड़ाई किससे हो जाती है, पाकिस्तान से। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में भारतीय फौज जाती है, वहां पे लड़ाइयाँ होती है खूब सारी। अब लड़ाइयों के बाद क्या होता है, पाकिस्तान लड़ाई हार जाता है और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और भारत युद्ध को जीतते ही बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बन जाता है, अलग देश बन जाता है। ये छोटी सी कहानी है किसकी, लिबरेशन या यूं कह लो कि सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश की, कैसे बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ है। तब देखते हैं क्या है टॉपिक इसमें। वेस्ट पाकिस्तान वाज इम्पोजिंग हर लैंग्वेज ऑन ईस्ट पाकिस्तान। ये वेस्ट पाकिस्तान अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहा था, इम्पोज कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। फिर कल्चर को भी उनको सेपरेट किया जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने पॉपुलर मूवमेंट, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि ये सीट जीत जाते हैं पाकिस्तान इलेक्शन 1970 में, सीट जीत जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद मिलिट्री वहाँ की क्या करती है, एट्रोसिटी करती है वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। और ह्यूज माइग्रेशन होती है इंडिया के अंदर, जो भारत सरकार के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया के लिए। फिर इसी बीच में जो हमने बात की थी 71 वाली लड़ाई होती है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस लड़ाई में पाकिस्तान हार जाता है, इंडिया जीत जाता है, बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बन जाता है। अब बात करते हैं वहां की पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है जब बांग्लादेश अलग कंट्री बन जाती है। वहां पे बांग्लादेश के अलग कंट्री बनने के बाद 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी होती है, अवामी लीग, वो रूल करती है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाता है भाई, उसमें सेकुलरिज्म की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, सेकुलरिज्म की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है और किसकी बात की जाती है, सोशलिज्म की बात की जाती है। तो ये एक नेचर है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये था जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, जो ड्राफ्ट किया गया था। अब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, एक तरीके से डिक्टेटर वाली हरकतें करना चालू कर देते हैं। 1975 के अंदर शेख मुजीब रहमान क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं और उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसका पूरे देश के अंदर बहुत ही भारी विरोध होता है। मतलब जो और लोग होते हैं इसका भारी विरोध करते हैं। अच्छा,
इससे भी बड़ी बात वो क्या कर देते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अवामी लीग को छोड़ के सबको बैन कर दिया जाता है। सिर्फ अवामी लीग को ही वहां पे अलाउ होता है चुनाव लड़ना, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक अपराइजिंग हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मिलिट्री अगेंस्ट हो जाती है गवर्नमेंट के, और इसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ जाती है कहां पे, बांग्लादेश के अंदर। अब इसी को लेकर अल्टीमेटली 1975 के अगस्त में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। जब उनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करने के बाद वहां पे न्यू मिलिट्री रूलर आते हैं, उनका नाम क्या होता है, जियाउर रहमान, और वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का नाम क्या होता है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी रूल करती है, वहां के चुनाव को जीतती है 1979 में। मतलब अगर एक तरीके से हम बात करें कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहां पे कौन सा रूल आता है, मिलिट्री रूल आता है। अच्छा, ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड। फिर बाद में जो ये होते हैं अपने जियाउर रहमान होते हैं, जियाउर रहमान को भी मार दिया जाता है। अब इनको मारने के बाद एक दूसरे एक लीडर आते हैं, लीडर का मतलब मिलिट्री टेक ओवर होता है, मिलिट्री के जनरल होते हैं एचएम इरशाद, वो आते हैं। एचएम इरशाद भी कहाँ के होते हैं, मतलब मिलिट्री रूल, उनका भी रूल मिलिट्री रूल ही होता है। फिर अब इस तरीके से जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत सी परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। वहां के लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहां के लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं कि भाई क्या लगा रखा है ये, बार बार किसी को कोई मार रहा है, किसी को कोई मार रहा है। इस तरीके से वहां के लोग हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स होते हैं सड़कों पर उतर आते हैं और मांग करते हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। जब वो डेमोक्रेसी की मांग करते हैं तो एचएम इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब कुछ स्केल पे एचएम इरशाद को क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है पॉलिटिकल एक्टिविटी को। और पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलाउ करने जो करते हैं, बाद में इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। प्रेसिडेंट बनाने के बाद वहां पे फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते हैं 91 में। और उसके बाद अब तक जो है वहां पे क्या है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कह रहा हूं मैं, बांग्लादेश के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। अच्छा, अभी रिसेंटली 2019 में चुनाव हुआ था वहां पे शायद, तो फेब में वहां की जो आज की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, आपने सुना होगा। ये शेख हसीना कौन है, शेख मुजीबुर रहमान की ही लड़की है। आज भी वहां पे अवामी लीग जो पार्टी है उसकी सरकार है। और आज बांग्लादेश के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और वहां पे डेमोक्रेसी है। 91 के बाद वहां पे एक तरीके से स्टेबल डेमोक्रेसी है। धन्यवाद।